हेलो जी प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल है। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। सबसे पहली बात ये आती है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में इफेक्ट है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई अ चार्ज। एक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उस इफेक्ट की वजह से वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। कुछ इसी तरह से अपन ग्रेविटेशनल फील्ड की बात भी कर सकते हैं। ग्रेविटेशन में कि एक मास के चारों ओर का एक पोर्शन, एक रीजन जहां पर उसका इफेक्ट हो, जहां तक उसका इफेक्ट होगा वहां तक वो किसी दूसरे मास पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि कोई एक चार्ज है, दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव, कैसा भी हो सकता है। तो उसके इफेक्ट की एक रेंज होती है बेटा, है ना। हालांकि हम थियोरेटिकली उस रेंज को इन्फिनिटी तक लेकर के चलते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर बात करें तो उसकी एक रेंज होती है। जैसे इसकी ये एक रेंज हो गई। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेंज। इस रेंज का मतलब ये हुआ कि इस रेंज के अंदर अंदर अगर कोई चार्ज होगा तो उस पर इसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो जहां तक ये चार्ज अपना इफेक्ट शो करेगा वहां तक हम कहेंगे कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो इफेक्ट है चार्ज का, उस इफेक्ट को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक चार्ज के सराउंडिंग में वो रीजन, वो क्षेत्र, वो पोर्शन जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज। अब यहाँ चार्ज को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि दैट पर्टिकुलर चार्ज, तो दैट पर्टिकुलर चार्ज कौन सा है, ये वाला या वो जो दूसरा वाला चार्ज हम जिस पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने चार्जेस को अलग अलग नाम दिए। हम इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं और यहां पर हमने एक चार्ज को रख करके देखा, मान लो स्मॉल क्यू या क्यू नॉट, वॉट एवर वी वांट टू से। तो हम एक्चुअल में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज पता लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पर इस चार्ज को रख करके देख रहे हैं। स्मॉल क्यू को अलग अलग पॉइंट पर रख करके देखा, हमने इस पॉइंट पर रख करके देखा तो कैपिटल क्यू की वजह से उस पर फोर्स आया। यहाँ इस पॉइंट पर उसको रख करके देखा तो भी कैपिटल क्यू की वजह से उस पर फोर्स आया। बट अगर मैं उस स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ कहीं रख दूं तो कैपिटल क्यू की वजह से उस पर फोर्स नहीं आ रहा। तो ये जो चार्ज है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं बेटा सोर्स चार्ज। क्या नाम देते हैं? सोर्स चार्ज। दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस चार्ज को हम अलग अलग पोजीशन पर रख करके टेस्ट कर रहे हैं, उस चार्ज को हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। तो जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे वो सोर्स चार्ज है, और जिसको हम अलग अलग पॉइंट पर रख करके फोर्स की टेस्टिंग करके देखेंगे उसका नाम टेस्ट चार्ज है। तो ऐसे दो नामों से इनको जाना जाएगा जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब पॉइंट ये आता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया, तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को भी डिफाइन किया था। तो सर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? जैसे मैं यही वाला पॉइंट कंसिडर करूँ, साहब पी पॉइंट, कि हमको सोर्स चार्ज की वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो हमने कहा कि वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले लो, उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर लो। मान लो ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, ये जनरल नोटेशन है जो मैक्सिमम जगह काम में ले जाता है, इसलिए अपन ये भी नोटेशन ले लेते हैं कि हमने यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगे उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से ही डिवाइड कर दो। अभी इस बात को हम दूसरे तरीके से भी कहेंगे, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज कंसीडर किया, उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगे उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से ही डिवाइड कर दो, दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अभी तो इतनी बात हुई कि सब क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लो, उस पर फोर्स निकाल कर क्यू नॉट से उसको डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अभी डायरेक्शन की भी बात करनी है और एक दूसरे तरीके से भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब मेरे सामने एक एक्सप्रेशन बन गया सर, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट।
ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें बेटा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। पहले तो ये पता लगाओ कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो साहब फोर्स वेक्टर होता है और चार्ज स्केलर होता है। तो एक वेक्टर को स्केलर से अगर आप डिवाइड करोगे तो वेक्टर ही तो रिजल्ट आएगा। तो हमको ये बात भी कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और सुन लीजिए कि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोला जाता है। मतलब कभी मैं आपसे ये कहूँ ना कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो थोड़ा सा शॉर्ट में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। तो अब मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल करके चलूंगा। तो हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला F वेक्टर अपॉन Q नॉट। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो भाई वेक्टर रिलेशन के बारे में हम बेसिक चीज जानते हैं कि A वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर अपॉन 2 और A वेक्टर इक्वल्स टू माइनस B वेक्टर अपॉन 2। इन दोनों चीजों की अगर हम बात करें तो दोनों में एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस है। फर्स्ट रिलेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड का हाफ है। सेकंड रिलेशन में भी A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड का हाफ है। ये दोनों में सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि भाई यहाँ पर प्लस है, फर्स्ट रिलेशन में अगर बात करूँ तो प्लस है और सेकंड रिलेशन में अगर मैं बात करता हूँ तो माइनस है। तो मैं कहूँगा कि भाई फर्स्ट रिलेशन में A और B सेम डायरेक्शन में है। सेकंड रिलेशन में अगर बात करेंगे तो A और B एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो वेक्टर से पहले प्लस या माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यहाँ हम देखें E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। अब E का डायरेक्शन कौन सा होगा ये Q नोट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि Q नोट एक चार्ज है और ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक चीज सोचो कि अगर मैं Q नोट की वैल्यू को पॉजिटिव लूंगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और Q नोट की वैल्यू को अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के डायरेक्शन में है। अगर हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के डायरेक्शन में, और अगर हमारा टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब हमने हमारा एक कस्टम बना लिया कि हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही ले लिया करेंगे। ठीक है, नेगेटिव लेंगे, हालांकि नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हमने हमारा एक कस्टम बना लिया कि टेस्ट चार्ज को हम हमेशा पॉजिटिव ही लेकर के चलें। तो अब हम कहेंगे कि साहब Q नोट को अगर प्लस का 1 ले लें, या मैग्नीट्यूड की बात भी हो जाएगी, डायरेक्शन की बात भी हो जाएगी, ध्यान से देख लेना। हमने Q नोट को +1 ले लिया, मतलब पॉजिटिव और 1, क्या बोलेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो गया और पॉजिटिव ये है ही, तो हम बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर। अब यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो उस पर जितना फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दोनों बातें आ गई इसमें, डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड। हम सिंपली क्या कहेंगे, हमको किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वहां पर +1 चार्ज रख दो, उस +1 चार्ज पर जो फोर्स लगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जितनी फोर्स की वैल्यू आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहां से एक नियम और बन गया हमारा, हमेशा उस नियम को हम फॉलो करते हुए चलेंगे कि बेटा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करना हो, कभी भी, किसी भी केस में, किसी भी चैप्टर में, एक बहुत बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इससे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेने में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो वहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करें हमेशा।
मैं फिर वही कह रहा हूँ कि नेगेटिव आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें आपको ये बोलना पड़ेगा डायरेक्शन आई उसको अपोजिट करो। पॉजिटिव में ये नहीं बोलना पड़ेगा। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर लो। अब उस चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अभी अपन कुछ केसेस लेकर के चलेंगे तो ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखा है E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, इसमें थोड़ी सी बात और अभी बाकी है कि एक्चुअल में बेटा ये जो एक्सप्रेशन होता है वो होता कुछ इस तरह से कि E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, और ये लिखा होता है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो। एक्चुअल में ये जो चीज़ लिखी हुई है हमने बोला क्या है इसको, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू या टेंडिंग टू जीरो। एक्चुअल में इस चीज़ का मतलब ये होता है कि जो टेस्ट चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी वैल्यू सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए। इस लिमिट का ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लिखा है लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू जीरो, इसका एक्चुअल में मीनिंग ये निकल करके आता है कि जो टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए। दो रीज़न है। एक रीज़न क्या है कि सोचो अगर ये टेस्ट चार्ज बहुत कम नहीं होगा तो जैसे सोर्स चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे इस टेस्ट चार्ज का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे आप, अगर ये बहुत कम नहीं होगा तो किसी भी पॉइंट पर जो हम सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे उसमें टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंटरफेयर करेगा। जैसे मैं इस पॉइंट पर बात करूं तब इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो चाहिए वो तो सोर्स चार्ज की वजह से चाहिए, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो टेस्ट चार्ज की वजह से भी है। तो टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरफेयर करेगा, हमको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि साहब टेस्ट चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं। अब प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल नहीं है कि टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, क्योंकि टेस्ट चार्ज की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, और कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो उसका कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भी। तो हमने उसका वे आउट क्या निकाला, उसका रास्ता हमने क्या निकाला कि भाई टेस्ट चार्ज को बहुत कम कर दो, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ द सोर्स चार्ज, जिससे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर पैदा होगा तो वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत कम पैदा होगा, और बहुत कम पैदा होगा तो ना के बराबर इंटरफेयर करेगा, तुमको मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करना है दैट विल बी ड्यू टू द सोर्स चार्ज, हम ऐसा मान सकते हैं। एक रीजन तो ये रहा। दूसरा क्या है कि अगर हम टेस्ट चार्ज को नेग्लिजिबल नहीं ले, बहुत कम नहीं लेकर के चले, तो इस टेस्ट चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो बहुत कंसिडरेबल फोर्स लगेगा, क्योंकि हम फोर्स क्या लिखेंगे, हम फोर्स लिखेंगे क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब क्यू नोट अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो फोर्स की एक कंसिडरेबल वैल्यू आएगी, तो क्यू नोट की वजह से क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो एक बहुत कंसिडरेबल फोर्स लगेगा। कंसिडरेबल फोर्स लगेगा तो ये जो सोर्स चार्ज है ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, या तो अट्रैक्शन की वजह से या रिपल्शन की वजह से, मतलब या तो लेफ्ट में भागेगा राइट में भागेगा। कहने का मतलब ये होगा कि एक स्ट्रांग फोर्स अगर लगा तो सोर्स चार्ज को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। डिस्प्लेस होगा तो जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट का चार्ज से जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, क्योंकि चार्ज ही अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। अब हमको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो तो फिक्स है, लेकिन सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, और सोर्स चार्ज अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता जा रहा है तो डिस्टेंस फिक्स नहीं रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स नहीं रहेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई फिक्स वैल्यू बता ही नहीं पाएंगे, हर मोमेंट पर चेंज हो रही है, क्योंकि हर मोमेंट पर डिस्टेंस ही चेंज होता चला जा रहा है। चाहते क्या है, सोर्स चार्ज अपनी जगह पर रहे। सोर्स चार्ज अपनी जगह पर रहे तो चाहते क्या है कि टेस्ट चार्ज की वजह से उस पर फोर्स लगे ही ना, लेकिन टेस्ट चार्ज लोगे तो कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी और कुछ ना कुछ तो फोर्स आएगा भी। हम कहेंगे साहब फोर्स बहुत कम होना चाहिए, इतना कम फोर्स होना चाहिए कि जो सोर्स चार्ज है वो अपने इनर्शिया की वजह से उस फोर्स को झेल जाए। इनर्शिया का मतलब क्या हुआ कि सोर्स चार्ज का इनर्शिया अपोजिशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि टेस्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स उसको डिस्प्लेस करना चाह रहा है, इसका इनर्शिया उसको अपोज कर सके और वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सके। तो हम चाहते हैं कि टेस्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स आए वो बहुत कम आए, इसीलिए हम उसको नेग्लिजिबल चाहते हैं। तो ये दो रीज़न रहे। शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो टेस्ट चार्ज को नेग्लिजिबल या बहुत कम लेने का रीज़न क्या है
कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरफेयर ना कर पाए, दूसरा सोर्स चार्ज अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो पाए। इन रीजंस की वजह से हम इसको बहुत कम लेकर के चलते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को अपन किसी पॉइंट पर कैसे डिफाइन करेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वही वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। बोलो बेटा ये बात क्लियर हुई? थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं कि मान लो हमारा जो सोर्स चार्ज है वो प्लस क्यू है, पॉइंट चार्ज है। अब हमको इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और ये पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस पर है भाई। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? ठीक है, पहले तो डायरेक्शन की बात कर लो, मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे आराम से। डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया कि साहब जिस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो और उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो। तो इस पर फोर्स लगेगा रिपल्शन का इस डायरेक्शन में, तो हमने कह दिया कि साहब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि साहब यहाँ पर चार्ज कंसीडर करो +1, यही तो हमने कहा था। इस पर फोर्स निकाल लो, जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स कितना लिखेंगे? K Q1 Q2 हो गया 1 अपॉन R²। यूनिट चार्ज पर अब ये जो फोर्स लग रहा है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? KQ अपॉन R²। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस काम को हम इस तरह से भी कर सकते थे, बात वही निकल कर आएगी कि हमने यहाँ पर Q0 कंसीडर कर लिया। अब Q0 पर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, F इक्वल्स टू KQ Q0 अपॉन R²। Q0 पर हमने फोर्स कंसीडर कर लिया, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल देंगे? F अपॉन Q0। F अपॉन Q0 करेंगे तो क्या मिलेगा? KQ Q0 अपॉन में R² और नीचे Q0। बात तो वही है, Q0 से Q0 कैंसिल। यहाँ मैंने Q0 को 1 ले लिया, फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप Q0 लो फिर Q0 से डिवाइड करो, एक ही तो बात है भैया। तो Q0 की वैल्यू को 1 कर दो, फोर्स निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया डायरेक्ट। या फिर Q0 लेकर के फोर्स निकालो और Q0 से डिवाइड करो, तो अल्टीमेटली ये चीज़ 1 ही तो हो जाएगी। यहाँ मैंने डायरेक्टली 1 बोल दिया, यहाँ मैंने Q0 लिया, Q0 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो E इक्वल्स टू KQ अपॉन R²। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया KQ अपॉन R²। ठीक, अब यहाँ से E और R का रिलेशन मिला, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R²। तो E और R का कर्व अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये E ये R, तो ऐसे कर्व फॉर्म में ये डिक्रीज होता जाएगा। R के इंक्रीज होने के साथ में E को डिक्रीज होना है। क्या ये बात हमको क्लियर है अच्छे तरीके से? 100% तरीके से। ठीक, ये तो हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है। अब मान लो 2 चार्जेज हैं, 3 चार्जेज और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने नेट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया था, ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखो कि एक लाइन पर मान लो 2 चार्ज रखे हुए हैं। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, +Q और +Q/2। बेटा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो A है। यहाँ मिड पॉइंट है, हमने बोल दिया ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जैसे फोर्स के लिए लगाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगा दो क्योंकि ये भी तो वेक्टर है। अब सबसे पहला काम क्या है कि इस मिड पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो सब +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया राइट में, नाम दे दिया E1। +Q/2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लेफ्ट में, नाम दे दिया E2। क्लियर? फिर अपन इनके मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। E1 इक्वल्स टू KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है A/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4KQ अपॉन A²। ऐसे ही E2 की बात करते हैं तो KQ/2 अपॉन A/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2KQ अपॉन A²। रिजल्ट निकालना है, डायरेक्शन अपोजिट है तो E इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ज्यादा में से कम को माइनस कर लेते हैं तो E1 माइनस E2 हो गया सॉल्व। 4KQ अपॉन A² माइनस 2KQ अपॉन
ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। ये बात क्लियर? ट्राइंगल वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेंट्रोइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, डायरेक्शन दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस डायरेक्शन में, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस डायरेक्शन में, और इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आ गया सेंट्रोइड का a/√3। अब इसको आप अपने लेवल पर कैलकुलेट करके देख लेना, E1 E2 E3 तीनों का रिजल्ट निकालना है। पहले किन्हीं दो का रिजल्ट निकाल लो, फिर तीसरे के साथ में रिजल्ट निकाल लो। ये आप कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। ठीक है, जब हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो एक चीज और निकल करके आती है, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई एक दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्ज, मतलब चार्जेस रखे हुए हैं, सिस्टम बना हुआ है। अब हमको किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो सारे चार्जेस की वजह से निकाल करके उनका रिजल्ट निकाल देंगे। ये तो तरीका है। मान लो किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 0। किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। हमने एक चार्ज की वजह से निकाला, दूसरे चार्ज की वजह से निकाला, तीसरे की वजह से निकाला। अब सबकी वजह से जो नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो मान लो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? पॉइंट एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो न्यूट्रल पॉइंट है। अब हमको ढूंढना है कुछ केसेस में कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा। जैसे पहला केस हमने लिया कि हमारे पास में जो दो पॉइंट चार्ज है वो सेम नेचर के हैं, मान लो प्लस और प्लस हैं दोनों, या दोनों माइनस के हैं, सेम नेचर के हैं। तो फर्स्ट केस हमने ले लिया सेम नेचर के चार्जेस हैं। अब पहले तो हमको ये पता लगाना है कि जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे सामने है, पहले उनको देखें। पहली बात तो बेटा यह है कि जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो आएगा तो इस लाइन पर ही कहीं। अब वो यहाँ लेफ्ट में आ सकता है, वो राइट में भी आ सकता है, और बीच में कहीं भी आ सकता है। थोड़ा सा पहले अपन कॉमन सेंस लगा करके पता लगा लेते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट अपन को कहाँ मिलेगा। लेफ्ट में अगर मैं पॉइंट कंसीडर करूं तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आया और Q2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आया, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर मैं राइट में बात करूं तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया और Q2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब बीच में कहीं पॉइंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा मिड पॉइंट, बीच में कहीं होना चाहिए। वहां अगर हम एक आइडिया लेकर के देखें तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में आया और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आया। अब इस पॉइंट पर अगर E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। यस और नो? मान लो ये जो पॉइंट है ये Q1 से तो R1 डिस्टेंस पर है और Q2 से R2 डिस्टेंस पर है। अब हमारे सामने क्वेश्चन कैसा आएगा वो समझ लो कि भाई सेम नेचर के चार्जेस हैं Q1 और Q2, बीच का डिस्टेंस है R, तो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है उसका Q1 से और Q2 से डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ, मतलब R1 और R2 बताओ। इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात हम कहेंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R। अब इस पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड इक्वल करने हैं, तो E1 इक्वल्स टू क्या लिखें, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, और E2 इक्वल्स टू क्या लिखें, KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। इक्वल कर देते हैं तो KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल्स टू KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। के से के हो गया कैंसिल। इसको सोल्व करेंगे तो रूट Q1 R2 इक्वल्स टू रूट Q2 R1।
अब मान लो R1 का एक्सप्रेशन बनाना है तो हम क्या लिख दें, R2 इक्वल्स टू R माइनस R1, ठीक। तो रूट Q2, अब R1 को हम क्या बोलेंगे, R2 को क्या बोलेंगे, एक सेकेंड मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ ना पहले। तो रूट Q1 और R2 को लिखा R माइनस R1 इक्वल्स टू रूट Q2 और ये आ गया R1, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो बेटा R1 इक्वल्स टू आ जाएगा R रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। ये आप चेक करके देख लेना, सॉल्व करने के बाद में R1 का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम R2 को कैलकुलेट करेंगे तो R2 इक्वल्स टू ऑलमोस्ट ये आएगा, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा R रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। ये हमारे पास में R2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तब। क्लियर हो गए। तो ये एक्सप्रेशन अब अपन डायरेक्टली याद रख लेंगे कि भाई Q1 से जो डिस्टेंस आएगा वो R1 होगा, उसका एक्सप्रेशन ये है। Q2 से जो आएगा वो R2 होगा। ऑलमोस्ट सेम है, बस रूट में Q1 और Q2 का ही तो डिफरेंस है ऊपर, बाकी तो चीज़ कॉमन ही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि सर अगर दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो फिर क्या होगा। चलो जी, अब इसमें सेकंड अपन ले लेते हैं कि दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर के हैं, ठीक है साहब। दोनों चार्ज अगर अपोजिट नेचर के हैं तो कहानी क्या बनेगी, इसमें देख लेते हैं कि मान लो ये प्लस Q1 है, ये माइनस का Q2 है, ये डिस्टेंस R है। अब पहले तो ढूंढो कि न्यूट्रल पॉइंट किधर होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, बीच में कहीं होना चाहिए। बीच में कहीं हम बात करेंगे तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, Q2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज मान करके देख लो भाई, अब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स निकाल करके देख लो कौन से डायरेक्शन में, अपने आप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ तो न्यूट्रल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हुए। यहाँ हम बात करें तो Q1 की वजह से लेफ्ट में हो गया और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में हो गया। अच्छा, राइट में किसी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में हो गया और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में हो गया। पॉसिबिलिटी यहाँ की भी बनती है और यहाँ की बनती है क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया तो न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा सा साफ कॉमन सेंस तो इसमें भी लगाना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं तो हमने कहा साहब Q1 से डिस्टेंस R1 और Q2 से जो डिस्टेंस है वो R2। सोचना एक बार, हम लिख करके भी देख लेते हैं। तो अगर इसको न्यूट्रल पॉइंट मान करके चले तो हम E1 इक्वल्स टू E2 करते KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल्स टू KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। सॉरी, अब K से K कैंसिल हो गया, हमको दिखाई दे रहा है R1 लेस देन R2 है, ये रहा R1 और ये रहा R2। बेटा ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों इक्वल है, हम ये कह रहे हैं ना। और R1 लेस देन R2 है, तो इक्वल होने के लिए शर्त क्या हो गई कि Q1 लेस देन Q2 होना चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल है। बोलो यस और नो। तो हमको लेफ्ट साइड में न्यूट्रल पॉइंट कब मिलेगा, जब Q1 लेस देन Q2 होगा मैग्नीट्यूड में, और राइट साइड में न्यूट्रल पॉइंट कब मिलेगा, जब Q2 लेस देन Q1 होगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि साहब दोनों चार्ज अगर अपोजिट नेचर के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट लेफ्ट या राइट में मिलता है। अब वो कैसे डिसाइड होता है कि साहब जो चार्ज कम होगा ना उसके साइड में चले जाओ। जैसे हमने कहा कि Q1 लेस देन Q2 है तो लेफ्ट में चले जाओ, मतलब Q1 की साइड में चले जाओ, मतलब यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट आएगा। और हमने कह दिया कि Q2 लेस देन Q1 है तो Q2 की साइड में मतलब इधर चले जाओ, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आएगा। सिंपल। अब हमने जैसे यहाँ पर मान लिया ये P पॉइंट है, मान लो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, तो हमने लिख दिया Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब R प्लस R1 इक्वल्स टू R2 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा रूट Q1 R2 इक्वल्स टू रूट Q2 R1।
तो रूट क्यू वन ये लिख दिया रूट क्यू वन। R2 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R प्लस R1 इक्वल्स टू रूट Q2 और R1। तो रूट Q1 R प्लस रूट Q1 R1 इक्वल्स टू रूट Q2 R1। तो R1 इक्वल्स टू R रूट Q1 अपॉन रूट Q2 माइनस रूट Q1। ये R1 आ गया। आप सोचो खुद R2 क्या आएगा, इसी से बना लेते हैं। R Q1 की जगह आ गया Q2 और नीचे आ गया रूट Q2 माइनस रूट Q1। ठीक है, सोचो अगर ये तो हमने ऐसा होने पर लिया है, सोचो अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 होता, क्या कहता है हमारा दिमाग, नीचे माइनस आ रहा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा में से कम वाला माइनस हो रहा है, ज्यादा में से कम वाला माइनस हो रहा है। अगर ये होता तो ये आपस में पलट जाते, ये ऐसे। तो R1 क्या बन जाता, R रूट Q1 अपॉन में रूट Q1 माइनस रूट Q2। नीचे वाली कहानी उल्टी हो जाती। कहने का मतलब ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर लेंगे और क्या है। क्लियर। तो अपोजिट नेचर होने पर इस तरह से न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, लेफ्ट में भी मिल सकता है और वो राइट में भी मिल सकता है। बोलो ये कहानी क्लियर है क्या? 100%। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देख लेते हैं, अपन को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। मान लो क्वेश्चन क्या है कि साहब 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास में, एक चार्ज है +10 माइक्रोकूलाम का, एक चार्ज है +20 माइक्रोकूलाम का, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है भाई। तो न्यूट्रल पॉइंट का यहाँ से कितना डिस्टेंस है और यहाँ से कितना डिस्टेंस है, पोज करके आप सोल्व करके देख लेना, फिर चेक करना आप। R1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, रूट Q1 इंटू में R, यही तो फॉर्मूला था, अपॉन में रूट 10 प्लस में रूट 20। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। अब यहाँ से 20 माइक्रोकूलाम से डिस्टेंस चाहिए तो या तो 10 माइनस R1 कर लेना या फिर R2 का एक्सप्रेशन लगा करके उसको कैलकुलेट कर लेना। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, बोलो 100% क्लियर है, गारंटी से। चीज़ क्लियर हुई, समझ में आई या नहीं आई अच्छे तरीके से? ठीक है, देख लेना एक बार अच्छे तरीके से। बाकी और डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक चार्ज रिंग की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा। अभी के लिए तो इतना है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है ना, चलो देखना चीज़ों को अच्छी तरह से, फिर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे बताना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।